जय सिया राम। आज भारत में राष्ट्रवाद, इससे 7 अंक का क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर आपके आएंगे। तो सबसे पहले आप एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आप सुन लो। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1885 में हुई। कब हुई? सन 1885 में हुई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका नागपुर में। सितंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह जो है विशुद्ध आत्मिक बल है, विशुद्ध आत्मिक बल है। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? तो सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा में है। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? वर्धा में। हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंदी स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखी। चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1919 में। इस तरह साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया। ये सब डेट आप याद रखना। अब इसमें एक नंबर के में आ सकता है बेगार क्या है? तो बेगार का मतलब है कि बिना कुछ दिए काम करवाना, बिना पारिश्रमिक दिए काम कराना, उसको बेगार कहते हैं। ठीक है। पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है? पिकेटिंग क्या है? मतलब पिकेटिंग जो है विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना, इसको कहते हैं पिकेटिंग, है ना। विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना, मतलब अंदर न जाने देना। 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, मतलब जबरदस्ती काम कराना। सीधे श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसी को बोलते हैं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। बारदौली सत्याग्रह क्या है? ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, पहले आप सुन लो। बारदौली सत्याग्रह क्या है? तो बारदौली मतलब है भू राजस्व के खिलाफ गुजरात के किसानों का जो आंदोलन था, भू राजस्व के खिलाफ गुजरात के किसानों का जो आंदोलन था, उसे हम बारदौली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट क्या है? तो पूना पैक्ट जो है अंग्रेजों में के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, उसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये आपके सवाल जो है ये 2 नंबर और 3 नंबर में आएंगे। रॉलेट एक्ट क्या है? ये 2 बार इसलिए लिख दिया क्योंकि में इसका विरोध है, तो अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा, ये आएगा तो आपका 2 नंबर में आएगा। ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या है? अंग्रेजों द्वारा आपको आंसर सुनना आप लोग। अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना नुकसान पहुंचाए मतलब जेल में बंद किया जा सकता था, है ना। किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए बंद किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट है 1919 में, मतलब जबरदस्ती बेच दो, कहने का मतलब ये है कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी बेचो इसको, उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता, देखो इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौता क्या था? तो समझना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उससे अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से मजबूर हो गई समझौता करने के लिए। ठीक है।
5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता तथा दिल्ली समझौता कहते हैं। दो नाम है इसके, इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन चला उससे अंग्रेज इतने मजबूर हो गए कि वो समझौता करने पर बिल्कुल बाध्य हो गए, उनके समझौता के अलावा रास्ता नहीं था। तो अंग्रेजी जो हुकूमत का जो वो था क्या, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसे लॉर्ड इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझो, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनैतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। विश्व युद्ध के आर्थिक और राष्ट्रीय राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था, है ना। उस समय पूरा ब्रिटेन सबके ऊपर हावी था, तो भारतीय नेताओं के बिना अनुमति लिए इनके सैनिकों को, भारत के सैनिकों को ले जाकर उसने युद्ध वहां शुरू करा दिया। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय राजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज्य की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और भारतवासी इसलिए मान गए। कुल मिला के आपको ये लिखना है कि देखो, प्रथम विश्व युद्ध पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसको जबरदस्ती ब्रिटेन के जो है यहाँ के नेताओं की बिना मर्जी के भारत को झोंक दिया गया। फिर भी यहाँ के नेता बाद में इसलिए मान गए कि हो सकता है युद्ध के बाद हमको स्वतंत्र कर दिया जाए, हमको स्वराज्य मिल जाए, है ना। तो इसके बाद भी उनको स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफी बदतर हो गई, है ना। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई और राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। कुल मिला के देखो, ये प्रथम विश्व युद्ध से जो है पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बिगड़ गई। इसमें तीन चीज याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रथम विश्व युद्ध पर भारत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। इसमें तो सबसे पहले ब्रिटेन ने जबरदस्ती जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारत को घसीट लिया। फिर भी भारत के नेताओं ने यह सोचा कि चलो मतलब युद्ध समाप्ति के बाद हमको स्वराज्य मतलब स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था और गड़बड़ा गई, है ना, नष्ट हो गई, और जिससे जो है हर जगह जो है मतलब आंदोलन चालू हो गए इस तरह। आगे का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। सन 1919 में भारतीय सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इन कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। इस कमीशन ने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इसका विरोध हुआ। कुल मिलाकर जितने अंग्रेज थे महाचोर थे, है ना। आप ये भी जानते, मैं भी जानता हूँ, और महा हरामी प्रवृत्ति के थे, है ना। वो जो है सीधे सीधे जितने भी कानून बनाते थे सब अपने फायदे के लिए, है ना। नाम के कानून थे, बाकी अंग्रेजों का ही फायदा था। तो आप कुल मिला के इस तरह के सेंस भी आप दिमाग में बैठा लो, जितने भी कानून बनाए गए उनके द्वारा सब उनको फायदा। अब साइमन कमीशन जो है तो इसी तरह का था। इसमें सात के साथ अंग्रेजी सदस्य, मतलब जो मन पड़े उनका फैसला, इसलिए भारत में विरोध किया गया। फिर है इसके बाद चंपारण आंदोलन कब हुआ, इसके क्या कारण थे। तो चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में गोरों द्वारा तिनखटिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरा कम हो जाती थी, जिससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा।
कुल मिला के समझो, चंपारण आंदोलन मतलब है भारत में जो किसान थे वो नील की खेती के लिए मजबूर किए गए, है ना। और भारत में किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये नील की खेती करने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है ना, और उनको फिर कीमत भी अच्छी नहीं मिलती थी, इसलिए किसान जो है नाखुश थे। तो इन्हीं को सबको, इनके गांधी जी के नेतृत्व में ये जो है सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में इनका अनशन किया गया, आंदोलन की शुरुआत की गई और जिससे फिर अंग्रेजी सरकार झुकी। ठीक है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों किया? रॉलेट एक्ट तो ये ठीक है, अब इसमें क्या था कि सीधी सीधी बात है कि बिना विरोध क्यों हुआ, कि इसमें बिना किसी दंड के जिसको चाहे उसको बेच दो, है ना, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी मतलब गवाही के, जिसको चाहो उसको अंदर करो, इसलिए रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। 10 हो गए। फिर इसके बाद खिलाफत आंदोलन के कारण क्या थे? तो खिलाफत आंदोलन, तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी था। सेवर्ष की संधि द्वारा उसके शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट की गई। हाँ, जो सेवर्ष की संधि हुई उसमें उसके शक्ति। अब आगे तो देखो, समझ गए ना। तो इसमें क्या था कि सेवर्ष की संधि द्वारा उसके शक्ति और प्रतिष्ठा तुर्की का जो सुल्तान था उसमें उसको एक सेवर्ष की संधि के नाम से उसकी जो प्रतिष्ठा था, उसके ताकत है, वो सबको नष्ट कर दिया गया। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। खलीफा को पुराना गौरव या प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई, है ना। इससे मुसलमान क्या हो गए, मतलब जिसको उग्र हो गए, मुसलमान उग्र हो गए और उन्होंने खलीफा को पुराना गौरव या उसकी प्रतिष्ठा को पुनः दिलाने के लिए 1900, ऐसा समझो 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। उन्होंने समिति बनाई। सन 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और 1924 में तुर्की के साकत मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने देने से खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, इस तरह मतलब आप ये याद रखना कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों की प्रतिष्ठा, है ना, उसके सम्मान को उन्हें वापस करने के लिए किया गया आंदोलन था, है ना। इसमें क्या था कि एक सेवर्ष संधि थी जिसमें तुर्की के सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु भी था और उसका जो है सेवर्ष की संधि के अनुसार उसके सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और इसी से 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, ये आप याद कर लेना। फिर इसके बाद साइबन अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण ये थे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। दूसरा, 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। चौथा, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन का इनकार। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी और इरविन ने इनकार कर दिया। पूर्ण स्वराज्य की मांग, है ना। ये 5 कारण थे। फिर सुन लो, साइमन अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे साइमन कमीशन का बहिष्कार करना और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, है ना, कि साइमन कमीशन वापस करो। 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, समाज में ये बात। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना का क्या आशय है? तो असहयोग आंदोलन मतलब है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए। देखो, ये ऐसा याद करना कि 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच में भारत के कई भागों पर आदिवासी विद्रोह हुए, है ना, आदिवासी विद्रोह हुए। अब इसके बाद इन विद्रोहों में रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोड़ विद्रोह 1914 से 1920 तक चला। रंपा, अलमरी, उड़ीसा का खोड़ विद्रोह, ये सब आदिवासी विद्रोह थे। ठीक है, अब इसके बाद सन 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एक मणिपुर में पोडोई कुकियों ने विद्रोह किया था। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समक्ष पश्चिमोत्तर प्रांत का, जो पश्चिम उत्तर का प्रांत है,
जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रीय भावना दिखाई। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार कोने कोने से आदिवासियों जनता ने समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, है ना। तो असहयोग, ये जनजाति समूह का बता दिया, जनजाति समूह की क्या भूमिका थी, है ना। तो कुल मिला के आप, ये क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजाति समूह की क्या भूमिका थी, तो इसको अपने से आप लिख सकते हो कि भारतीय आंदोलन में मतलब आदिवासी समाज की बहुत प्रमुख भूमिका रही। 19 ईस्वी से 20वीं ईस्वी तक भारत के कई राज्यों में आदिवासी आंदोलन हुए, इसमें रंपा विद्रोह, उड़ीसा का खड़ोर विद्रोह, अलमरी विद्रोह, ये सब चला, है ना। यहाँ उत्तर और बिहार के भी आदिवासियों ने अच्छा योगदान दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि असहयोग आंदोलन में चौरी चौरी घटना का आशय क्या है, तो असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। मतलब आप पहला पॉइंट इसका ये याद करना कि असहयोग आंदोलन जो है पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, है ना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, वहां जो आंदोलनकारियों की भीड़ ने सीधे पुलिस चौकी को पूरा जला दिया, पुलिसकर्मियों को जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए और तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया, है ना। तो चौरी चौरा एक स्थान है जहां पर 5 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने पूरे पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, है ना। इसलिए असहयोग आंदोलन क्या है, पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से पढ़ोगे तो आपके नंबर पक्के हैं, इसमें से 7 नंबर आना है। जय हिंद, जय भारत।